गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले पार्ट 1 में हमने हास्यकरण का अर्थ समझा कि क्या हास्यकरण होता है, क्या होता है हास्यकरण। तो किस तरह से हमारी यह बात आ रही थी कि किस तरह से आदिवासियों की थी जो ज़मीन थी वो अफसरों ने किस तरह से छीन ली थी। उन्होंने कहा कि जो ज़मीन है इसके नीचे, जैसे उड़ीसा अभी भी आयरन के लिए फेमस माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा आयरन पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस ज़मीन के नीचे लोहा है और हम इसे निकालेंगे। तो उन्होंने आदिवासियों को ये लालच दिया कि तुम हमें ज़मीन दे दो, हम इसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देंगे और इसके बदले हम तुम्हें नौकरी पर भी रखेंगे। तो कुछ आदिवासी तो उनकी बातों में आ गए और उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी, ज़मीन के कागज़ थे, उन पर अंगूठा लगा दिया, यानी स्टैंप लगा दी अपनी कि हमने ये जो ज़मीन है वो तुम्हें दे दी है। और उसके बदले उन्होंने बहुत कम मात्रा में उन्हें पैसा दिया और नौकरी भी जो दी वो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को नौकरी दी। परंतु जब क्या हुआ कि जब वो आदिवासी थे, कुछ लोगों ने ये अपनी ज़मीन को नहीं बेचना चाहा। वो जानते थे कि अगर हमने अपनी ज़मीन बेच दी तो हमारा जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मगर आदिवासी क्या थे, आदिवासी अफसरों की जो नीति थी, कूटनीति थी, उनको समझते थे और इसलिए वो कुछ आदिवासियों ने अपनी ज़मीन को देना नहीं चाहा। परंतु जिन्होंने अपनी ज़मीन नहीं दी तो अफसर जो थे कम्युनिटी के थे, क्योंकि जो एक हाई पावर वाले लोग होते हैं ना, अपने से नीचे वाले लोगों को दबाना चाहते हैं, वो हमेशा उनका शोषण किसी न किसी रूप में करते ही हैं। तो वो भी, उनके पास हाई पावर थी क्योंकि वो जा सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे, पढ़े लिखे थे। वो आदिवासियों को पढ़े लिखे का कुछ भी नहीं नॉलेज थी, उनको नहीं पता था इन कागज़ों के बारे में कि कागज़ों पर क्या लिखा गया है। तो वो आदिवासी से, यानी जिन्होंने अपनी ज़मीन नहीं दी, तो उन अफसरों ने उनको मारा पीटा जाता था, उन्हें धमकाया जाता था और उनकी जो ज़मीनें थी वो भी अपने अंदर कर ली, यानी अपने नाम करवा ली। जिससे क्या हुआ, जो आखिरकार उनको अपने पुरखों की जो ज़मीन थी वो बेचनी पड़ी और उसे वहाँ से छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। और अपनी जीवन शैली, यानी जो उनकी जीवन शैली थी, किस तरह से वो कृषि करते थे अपनी ज़मीन पर, सब कुछ यानी रोजगारी का साधन था। परंतु रातों ही रात उनकी ज़मीनें ले ली गई उनसे और उनकी जो रातों रात जीवन शैली बदल दी गई। तो इसके बाद दादू कह रहे हैं कि हम फिर सोमा पूछता है कि हमारी ज़मीन दादू, जो हमारी ज़मीन थी उसका क्या हुआ। तो दादू ने बताया कि 3 एकड़ ज़मीन के बदले, जो 3 एकड़ हमारी ज़मीन थी उसके बदले ठेकेदारों ने थोड़ा सा ही पैसा दिया था और मैं उसे ज़्यादातर अपने दोस्तों से कभी नहीं मिला। क्योंकि नहीं मिला, यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि दोस्तों से नहीं मिला, क्योंकि क्या होता था कि फिर सारे दोस्त जिनकी ज़मीनें ले ली गई थी वो अपनी जी रोटी के लिए, आजीविका कमाने के लिए इधर उधर व्यस्त हो गए, इधर उधर चले गए थे, बिखर गए थे और सीजनल नौकरियां करने लगे। सीजनल नौकरियों का मतलब यानी जो भी सीज़न के अकॉर्डिंग, यानी समर है तो समर के अकॉर्डिंग जो कार्य हुआ करते हैं, विंटर के अकॉर्डिंग विंटर, यानी परमानेंट उनकी नौकरी नहीं होती थी, थोड़े टाइम के लिए वो नौकरी करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। फिर उन्होंने बताया, दादू ने बताया कि शहर के फिर थोड़े टाइम बाद वो पैसे जो थे वो तो थोड़ा टाइम ही चले थे, फिर शहर के जो पैसे हुए वो मुश्किल से थोड़ा दिन चले। फिर हमने क्या हुआ, रोजी रोटी का कोई भी साधन नहीं बना पाए थे। फिर हमने किराए के मकान के पर रहने लगे और बेखौफ ज़िंदगी, और जहाँ यानी खुले माहौल में रहते थे, जी अपनी ज़मीनें, जी खुले घर बने हुए थे, वो सारे बेच दिए गए थे, बिक गए थे, यानी छीन लिए गए थे। तो यानी उस खुले माहौल को हमें बहुत याद करते थे। फिर थोड़े टाइम बाद दादू कहते हैं कि तुम्हारे पापा की दिल्ली में नौकरी मिल गई थी और हम वहाँ पर चले गए। परंतु वो जो कठिनाई वाले दिन थे वो आज भी मैं याद करता हूँ, यानी आज भी मुझे याद है। और इतनी कठिनाई के दिन थे कि हम तुम दोनों को स्कूल भी नहीं भेज सकते थे। फिर मैं कहता है कि दादू, मुझे स्कूल जाना अच्छा भी नहीं लगता था, मुझे स्कूल में मैं पढ़ाई में पीछे होता था। और क्योंकि हम मंडाली बोला करते थे, यानी आदिवासी के पेरेंट्स, यानी दादू उनके आदिवासी थे, यानी जो हम मंडाली बोला करते थे, इसलिए बच्चे जो है हमें अलग साइड लाइन में रखा करते थे।
तो क्या होता था कि मुझे इंग्लिश या हिंदी बोलनी नहीं आती थी, बच्चे हमें साइड लाइन में रखते थे, इसलिए मैं अपने कोई भी दोस्त नहीं बना पाया। परंतु फिर वो उसकी बहन कहती है कि लेकिन जब हमारे कुछ दोस्त भी बन गए थे, क्योंकि मुझे उनके साथ बोलना अच्छा लगता था और उनके मैंने व्यवहार को भी अपने जीवन पे ढाल लिया था, और मैं अंग्रेजी की मैं भी बोल लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी अब मैं बोल लेती हूँ। फिर वो कहता है कि काश, दादू को कहता है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपने गांव के बारे में बताता कि हम किस गांव में रहते थे, कि आदिवासियों का जीवन कैसा होता था, किस तरह से ज़मीनें उन्होंने छीन ली अफसरों ने, अंग्रेजी अफसरों ने। तो वो यानी हमारे पास इतनी ज़मीन थी, मैं सब अपने दोस्तों को बता पाता। फिर दादू कहते हैं कि तुम लोग अभी भी अपने इस गांव के बारे में बता सकते हो दोस्तों को, और किस तरह से आदिवासियों का जीवन जो होता था वो रिच होता था, समृद्ध होता था, उसके बारे में भी तुम बता सकते हो। फिर सौम्या कहती है कि उसकी बहन कहती है कि मैं भी एक पिक्चर बनाऊंगी, यानी एक फ़िल्म बनाऊंगी आदिवासियों के ऊपर, जिसमें ये सब कुछ चीज़ें दर्शाऊंगी, किस प्रकार आदिवासी कार्य करते थे, किस प्रकार खेती किया करते थे या ज़मीन को बीजा करते थे, जगह जगह अपने रोजी रोटी का साधन गुजारते थे, और उसके अतिरिक्त जो मनोरंजन के साधन थे, नाच के गा कर अपने भावों को व्यक्त करते थे, ये सारी मैं फ़िल्म बनाऊंगी। और इसके ऊपर आदिवासियों के ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहती हूँ, और किस प्रकार से बाद में इनकी ज़मीनें छीन ली, इसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। अभी जो भारत में आदिवासी पाए जाते हैं, वो भारत की कुल जनसंख्या के 8% जनसंख्या जो है आदिवासियों की है। आदिवासी जैसे उड़ीसा में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ इन इलाकों में आदिवासी पाए जाते हैं। तो अभी भी उनका जीवन क्या था, जीवन जंगलों के ऊपर निर्भर था, यानी जो पहले वो कार्य करते थे, पूजा स्थल है, यानी पूजा करते थे अपने देवताओं की, पितरों की, उसी प्रकार अभी भी उनका जीवन स्तर वैसा ही है, उनमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। तो आदिवासी किस प्रकार से अपने कार्यशैली करते थे, किस प्रकार से अपने कृषि को कार्य करते थे, उनका जो धर्म था वो यानी हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, धर्म है, इन सब से अलग होता था। वे जो थे अपने कुल देवता है या प्रकृति की पूजा करते थे। पितृ पूजा भी घर के अंदर की जाती थी, यहाँ तक कि वो अपने गांवों की, पहाड़ की, नदी की ये पूजा भी गांव में ही करते थे। और इसके साथ साथ आदिवासी क्या करते थे, अपने अपने आसपास जो फैले हुए धर्म थे, जैसे क्रिश्चियन है, बुद्ध है, वैष्णव धर्म है, जो भी उनके आसपास धर्म होते थे, इनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, यानी उनकी भी मान्यता करते थे, इन धर्मों को भी वो मानने लगे थे। धीरे धीरे उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा था। तो आदिवासी के जो प्रमुख खनन थे, यानी जहाँ वो इलाके रहते थे, इनमें ज़्यादातर खनन पाए जाते थे। जमशेदपुर में, राउरकेला में, भिलाई में क्या होता था, बहुत ज़्यादा इस्पात जैसे लोहे के, आयरन के, ये सब चीज़ें पाई जाती थी, यहाँ पर खनन पाए जाते हैं। तो आदिवासियों का जो जीवन था, भारत में अभी भी 500 से अलग अलग आदिवासी समूह हैं। क्या है, मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, राजस्थान जैसे कई राज्यों में आदिवासी अभी भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, इनमें भी आदिवासी अभी भी देखे जाते हैं। यानी जो भारत की कुल जनसंख्या है, 8% जनसंख्या अभी भी आदिवासी हैं। तो आदिवासी क्या है, वे अपने कबीले के धर्म को मानते हैं, पहाड़ियों की पूजा करते हैं, पर्वतों की, नदियों की। तो इन सब के जो इनके रूढ़िवादी तरीके हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, सिर पर पगड़ी सजा कर रखना, नाचते गाते रहना, आदिवासियों का अभी भी इन्हीं तरह ही जीवन चलता है और जंगलों पर ही वे निर्भर है। लगभग क्या है कि आदिवासी 50% आदिवासी खान एवं खनन गतिविधियों के कारण विस्थापित हो गए हैं, और आदिवासी अपने घर से विस्थापित हो जाते हैं। न केवल वो उनकी आजीविका भी धीरे धीरे छिन जाती है, परंतु वो अपने रीति रिवाजों और परंपराओं से अभी भी जुड़े हुए हैं। वो अपने रीति और परंपराएं को कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी जो
रीति रिवाज है वो तो अपने दिल से, उन्हें तो कोई नहीं छीन सका ना, इसलिए धर्म से उन्हें अलग नहीं किया गया, परंतु उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई थी। तो आदिवासियों जो धातुएं थी, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सब क्या होता था, मशीनों, यंत्र, कृषि यंत्र के द्वारा इन्हें बाहर निकाला जाता था। तो उड़ीसा में खनन प्रक्रिया अभी भी चलती है, आंध्र प्रदेश में खनन प्रक्रिया, ये आदिवासियों द्वारा कुछ चलाई जाती हैं। तो इसके अतिरिक्त जो था मुसलमान समुदाय को भी हाशिए माना जाता था, क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है उसमें से 13.4% भाग जो है वो मुस्लिम है। तो भारत मुस्लिमों को यानी कई कारणों से हाशिए पर माना जाता था, यानी उन्हें अलग रखा जाता है समाज से, क्योंकि जो उनके जो धार्मिक है 63 जो हमारी धार्मिक जो आबादी है, उनके जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो मुख्य धारा से अलग है, भारत की मुख्य धारा।